राजनीति विज्ञान की बीए पार्ट थर्ड की कक्षा के पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है अरस्तु। और आज हम एक सामान्य जानकारी लेते हैं कि अरस्तु बीए पार्ट थर्ड में मुख्य रूप से कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं, बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न। तो सामान्य सबसे पहले हम जानते हैं अरस्तु के बारे में कि सामान्य परिचय। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने इससे पूर्व में प्लेटो को पढ़ा, प्लेटो की पद्धति के बारे में जाना। उसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न थॉट्स में, तो उसमें जो दूसरा नाम आता है वो आता है अरस्तु का। यहां यदि आप देखें तो सुकरात का शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य था महान, जिसे सिकंदर के नाम से जानते हैं हम। तो ये एक क्रम आपको ध्यान में रखना है। ये कई बार छोटे प्रश्न में पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। तो हम यहां देखेंगे कि प्लेटो के बाद राजनीति विज्ञान में जो दूसरा विचारक आता है वो अरस्तु आता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है वो हम अरस्तु को कहते हैं। राजनीति विज्ञान का जनक या प्रथम राजनीति वैज्ञानिक मैक्सी जो थिंकर था, वो मैक्सी कहता है अपनी पुस्तक में अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक। तो ये भी हम जानेंगे कि इसको प्लेटो यद्यपि इसका गुरु था, राजनीति विज्ञान में उसकी पुस्तक द रिपब्लिक, लॉज, इस तरह की किताबें आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, ये हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं अरस्तु के बारे में, एक अरस्तु का परिचय। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बता देते हैं कि अरस्तु प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी, जिसे हम अकादमी कहते हैं, वहां उसने अध्ययन किया था। अरस्तु के पिता थे वो यूनानी उपनिवेश जो था स्टेगिरा, वहां के राजाओं के वैद्य, जिनको हम राजवैद्य कहते हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि अरस्तु एक कुलीन परिवार से बिलोंग करता है, एक राजवैद्य के परिवार से बिलोंग करता है। लगभग 17 वर्ष की आयु में प्लेटो की अकादमी उसने ज्वाइन कर ली थी अरस्तु ने, और लगभग 20 वर्ष वहां उसने अध्ययन किया। यहां हम आगे चल के देखेंगे कि जो यदि अध्ययन पद्धतियों की बात करें तो अरस्तु और प्लेटो की अध्ययन पद्धति में काफी भिन्नताएं रही है। यह हालांकि प्लेटो अरस्तु का गुरु था, लेकिन फिर भी अनेक मामलों में प्लेटो के सिद्धांतों से अरस्तु सहमत नहीं था। तो हमने कुछ आलोचनाएं पूर्व में देखी है, अरस्तु के साम्यवाद की आलोचना उसने की है। इसी तरीके से दास प्रथा जैसी कुछ चीजें जिनके बारे में प्लेटो बिल्कुल मौन रहा है, अरस्तु ने बहुत खुल के लिखा है। तो ये कुछ चीजें हम जान पाएंगे। और अरस्तु की भी आप देखते हैं कि अरस्तु ने अपनी पूरी यात्रा, अपनी शिक्षा पद्धति ली। उस शिक्षा पद्धति के बाद में वह मैसेडोनिया जो था, वहां के राजा फिलिप थर्ड जो थे, उनके पुत्र सिकंदर को उन्होंने एजुकेशन दी। और जब लगभग 334 ईसा पूर्व में जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकल गया था, उस समय फिर वापस अरस्तु एथेंस वहां आते हैं और अपनी शिक्षण संस्था, जिसे हम लिसियम या लाइसियम के नाम से जानते हैं, ये उन्होंने। तो ये दोनों शिक्षण संस्थाएं आपको ध्यान में रखनी है। प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी वो अकादमी थी, और अरस्तु की है वो लिसियम के नाम से जानी जाती है। तो वहां उसने अपनी शिक्षण व्यवस्था डाली और वहां कई सालों तक वो उसका अध्यक्ष रहा। अरस्तु के बारे में एक चीज हमें ये विशेष रूप से जानना है कि अरस्तु का एक जो मूल था वो था अध्ययन और लेखन, उसे जिसे हम हॉबी कहते हैं कि, तो मूल प्रवृत्ति उसकी ये थी अध्ययन करना, नई नई चीजों को जानना और उन चीजों के बारे में लिखना। ये उसका एक बहुत बड़ा शौक था। और इसी शौक ने आज आप देखिए कि अरस्तु न केवल राजनीति विज्ञान, हम केवल ऐसा ही नहीं कि अरस्तु केवल राजनीति विज्ञान में ही प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। हम एक सामान्यतः कहा है विचारकों ने कि गणित को थोड़ा सा छोड़ दीजिए आप, जिसमें बहुत ज्यादा उसकी गहनता नहीं थी। बाकी ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें अरस्तु के सिद्धांत नहीं है। आज भी आप देखिए, आप लिटरेचर में जाएंगे
तो आप लिटरेचर में आपको मिलेगा। काव्य शास्त्र तक के, सौंदर्य शास्त्र तक के जो सिद्धांत हैं वो अरस्तु ने अपने दिए हैं। अरस्तु ने समुद्र विज्ञान के ऊपर काफी चीजें लिखी है, भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा विज्ञान, शरीर विज्ञान जो ये सारी चीजें, उसके अलावा नीति, आध्यात्म, इन सब में अरस्तु ने अपनी जगह बनाई है। तो अरस्तु एक ओवरऑल, एक जिसे हम कहते हैं कि मल्टी टैलेंट, जो एक इस तरह का व्यक्ति जिसमें कई प्रकार के ज्ञान की भरमार जिसमें थी, वो व्यक्ति अरस्तु था। तो राजनीति विज्ञान में उसकी पुस्तक द पॉलिटिक्स में उसने बहुत सटीक तरीके से राज्य से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तो द पॉलिटिक्स आज भी हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का एक बेहतरीन ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वैज्ञानिक आधार पर ये सारी चीजें लिखी है। तो राजनीति विज्ञान में अरस्तु का एक सामान्य परिचय हमने देखा है कि अरस्तु किस प्रकार का व्यक्ति था, कैसे पॉलिटिकल साइंस में उसने अपनी जो अरस्तु की देन है वो आगे एक एक जब अपन सिद्धांत पढ़ेंगे तो वो चीजें अपने सामने स्पष्ट होती जाएंगी। अब हम देखते हैं कि बीए पार्ट थर्ड में सिद्धांत काफी हैं, लेकिन हम उन सिद्धांतों के बारे में ज्यादा बात करेंगे जो बीए पार्ट थर्ड में विशेष रूप से आपके जो शेखावाटी विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान के विश्वविद्यालय, उनमें जो बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अरस्तु आपके बीए पार्ट थर्ड में भी है फर्स्ट पेपर में, और जब आप अगली बार पीजी करेंगे, एमए करेंगे, तो एमए के फर्स्ट पेपर में भी दोबारा अरस्तु आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा वही अपन जब आप नेट की एग्जाम देंगे तो अरस्तु के काफी प्रश्न मिलते हैं आपको, नेट, स्लेट, स्कूल लेक्चर, उनमें कॉलेज लेक्चर वगैरह में। और इन सब के अलावा जब आप आईएएस में यदि वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो फिर आप अरस्तु को अच्छे से देखना होगा, जहां अरस्तु के संबंध में काफी समसामयिक जो उनकी प्रासंगिकताएं हैं, क्योंकि आईएएस वगैरह में जब आप प्रश्न देखते हैं इन्हीं थिंकर्स पे, तो उनका रिलेवेंस आज के संदर्भ में आपसे ज्यादा विश्लेषण, आपका खुद का व्यू है, अर्थात उसमें विश्लेषणात्मक प्रश्न थोड़े ज्यादा आएंगे। तो यदि आप अच्छे से इनको आधारभूत तरीके से यदि आपने अच्छे तैयार कर रखा है, इनका बेस आपका तैयार है इन थिंकर्स का, तो आपको विश्लेषण करने में ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। तो आप उसी तरीके से इसको पढ़ें कि इनका विश्लेषण अच्छे से कर सकें। और बीए पार्ट थर्ड की दृष्टि से यदि हम देखें तो कुछ 5-6 सिद्धांत ऐसे हैं जो विशेष रूप से आपको देखने हैं। उन सिद्धांतों को आपको अच्छे से तैयार करना है। परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट ये होते हैं, हर साल इनमें आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें कुछ प्रश्न अपन देखते हैं जिन पर अपन आगे चर्चाएं करेंगे। इनमें जो पहला प्रश्न जो बनता है आपके बीए पार्ट थर्ड में मुख्य रूप से, वो प्रश्न बनता है, अरस्तु प्रथम राजनीति वैज्ञानिक है या प्रथम राजनीति वैज्ञानिक माना जाता है। इसमें आपको बताना है कि प्रथम राजनीति वैज्ञानिक क्यों माना जाता है, या हम इसे दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अरस्तु को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो ये क्यों है, किन कारणों से है, ये हम इसमें देखेंगे। तो हम यहां इस प्रश्न में विशेष रूप से अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक मानने के पीछे हमें सबसे पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हमने प्लेटो को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक क्यों नहीं माना है। तो इसमें इस प्रश्न में जब अपन इसका देखेंगे इस प्रश्न को, उस समय अपन विशेष रूप से प्लेटो से हम इसकी तुलना करेंगे कि किन कारणों से हम प्लेटो को राजनीति वैज्ञानिक फर्स्ट नहीं मानते और अरस्तु को मानते हैं। तो एक प्रश्न तो अपन ये इसको देखेंगे कि अरस्तु है वो प्रथम राजनीति वैज्ञानिक क्यों है, उसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है, जबकि इससे पूर्व प्लेटो का भी काफी लिखित मटेरियल आ चुका है, जैसे रिपब्लिक है, लॉज वगैरह, ये सारा। दूसरा जो प्रश्न इसमें आता है आपके थर्ड ईयर में, वो आता है अरस्तु का दासता का सिद्धांत, स्लेव थ्योरी, जो दास प्रथा है उसके बारे में प्लेटो अरस्तु क्या कहता है। तो अपन देखेंगे कि अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है और किन आधारों पर उसने समर्थन किया है, ये अपन सारा देखेंगे। दास प्रथा के कौन कौन से तरीके वो बताता है, ये हम देखेंगे। तो एक प्रश्न ये पूरा अरस्तु के दासता पर विचार
ये आपको अच्छे से, ये इसलिए स्पेशली मैं आपको पहले ये बता रहा हूं ताकि आप इन प्रश्नों को अपनी बुक्स में, जहां भी आपको ऑनलाइन कुछ मिलता है, ये चीजें आप इनको अच्छे से पढ़ें और इनको तैयार करके आप इनको अपने बुक्स में लिख लें, ताकि यहां भी काम आने और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप बैठोगे उनमें भी आपके काम आने हैं। तो स्पेशली इन थॉट्स को, बाकी तो पढ़ना ही आपको, लेकिन मुख्य रूप से हमें इन चीजों को आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से हमें इन प्रश्नों को देखना है, इनके सभी एस्पेक्ट्स देखने, इनका एक फ्रेम हमको तैयार कर लेना है कि यदि ये प्रश्न बड़ा प्रश्न आता है 20 नंबर का तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो एक विश्लेषणात्मक एक हम इनको, वो प्रश्न स्पेशल हम कौन कौन से देखें, उन प्रश्नों पर किन किन प्रश्नों पर हम ज्यादा हमारा फोकस रखें, वो प्रश्न हम एक बार सामान्य कर रहे हैं, फिर इन्हीं प्रश्नों पर अपन विस्तार से चर्चाएं करेंगे। अगला जो प्रश्न आता है प्लेटो में आपके बीए पार्ट 3 में, वो आता है अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण। संविधानों का वर्गीकरण एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अभी जिसको हम कहते हैं शासन के प्रकार, किन किन प्रकारों का शासन होता है, एकात्मक शासन है, संघात्मक शासन है, अध्यक्षात्मक है, ये जो शासन के प्रकार हैं, इसी प्रकार से अरस्तु ने भी संविधानों का वर्णन किया है। उन्होंने माना है संविधान का मतलब शासन चलाने की जो कला है, किस रीति से, किस नीति से शासन चलाया जाए, शासन चलाने वाले कौन हैं, उनका उद्देश्य को क्या है, इस आधार पर प्लेटो ने 6 प्रकार के संविधान जो बांटे हैं, और उसके पीछे रीजन जो था कि अरस्तु ने लगभग अपने समय के, उस समय प्रचलित 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तुलनाएं की, और उसके बाद में उसने 6 रूप में उनको, मोटे मोटे रूप उनको देते हुए एक साइकिल जो बनाई है, उनकी एक चक्कर बनाया है कि भाई किस प्रकार से ये जो संविधान है उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम प्रश्न जो देखेंगे अरस्तु का, वो होगा अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण। उसके अलावा जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं अरस्तु द्वारा नागरिकता के ऊपर, नागरिकता किनको मिलनी चाहिए, कौन व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे, उस पर भी अरस्तु ने अपने विचार रखे हैं। तो बहुत बार ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं। और इसी क्रम में तो एक आगे आपके अरस्तु के नागरिकता पर विचार, इसी क्रम में जो अगला प्रश्न जो पूछा जाता है, ये अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं जो पिछले सालों पूछे गए हैं। अगले जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं कि राज्य में क्रांति कब कब हो सकती है, या क्रांति के क्या क्या कारण होते हैं। तो प्लेटो ने माना है कि संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन है वो क्रांति कहलाता है। आपने जो शासन व्यवस्था आप चला रहे हैं, या जिस शासन व्यवस्था में आप जीवन जी रहे हैं, यदि आप उसको बदलते हैं किसी भी स्वरूप में, उसको पूरा बदलते हैं, आंशिक बदलते हैं, शासन करने वालों को बदलते हैं, शासन करने की जो रीति बदलते हैं, ये सारी चीजें हैं, इनको अरस्तु क्रांति की श्रेणी में लेता है। तो हम देखेंगे कि क्रांति क्या है, क्रांति के स्वरूप क्या हैं, और क्रांति के मुख्य रूप से सामान्य कारण क्या है और विशिष्ट कारण क्या है। ये सारे अरस्तु ने इनके ऊपर काफी विस्तार से विवेचन किया है। तो एक ये प्रश्न आपके आता है, और एक जो मुख्य प्रश्न आता है कि राज्य के बारे में अरस्तु के क्या विचार हैं। राज्य के बारे में बिल्कुल क्रमबद्ध जो अध्ययन है वो अरस्तु ने किया है। तो राज्य पर जो अरस्तु के विचार हैं वो क्या हैं, किस प्रकार के हैं, राज्य की कैसा मानता है, ये राज्य को क्या कार्य देता है, राज्य और व्यक्ति के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, ये सारे अरस्तु ने अपने विचारों में लिया है। तो अरस्तु का जो राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे, ये जो सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, इन सारे प्रश्नों पर डिस्कशन, इन अरस्तु के जो चैप्टर हैं। तो अगले जो अपने 5-6 वीडियो होंगे वो वीडियोस इन्हीं प्रश्नों के ऊपर अपने आधारित होंगे, जिनमें हम ये तय करेंगे कि अरस्तु राज्य के बारे में क्या कहता है, अरस्तु नागरिकता के बारे में क्या कहता है, अरस्तु दासता के बारे में क्या कहता है, संविधानों का वर्गीकरण कैसे करता है। तो इसी क्रम में हम अरस्तु का जो ये शुरू कर रहे हैं आज टॉपिक, इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि अरस्तु के अध्ययन पद्धति कैसी थी, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक काम करने की शैली होती है, और वही शैली आपको अन्य लोगों से विशिष्ट बनाती है। आप किस तरीके से काम करते हैं, आप जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, या अलग से कर रहे हैं, या उनसे विशिष्ट कर रहे हैं, या विशेष कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये जो आपके काम करने की शैली है, क्योंकि लोगों में भिन्नताएं नहीं होती है, केवल लोगों की जो कार्य शैलियां हैं उनकी भिन्नताएं ही लोगों को आपसे अलग कर देती है। तो अरस्तु की जो शैली है वो किस प्रकार की थी,
अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो कैसी है। तो सामान्य यदि हम देखें तो एक प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है, छोटे प्रश्न जो आते हैं 2 नंबर के, कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति को बताइए। तो हम यहां थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति है वो किस प्रकार की है। तो अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है। प्लेटो की निगमनात्मक थी, इसकी आगमनात्मक है। आगमनात्मक का सीधा सा मतलब समझ लीजिए, आप इनके शब्दों के जाल में आप नहीं फंसे हैं। आप केवल इतना जानिए कि किसी भी वस्तु या तथ्यों का सबसे पहले हम निरीक्षण करें, निरीक्षण करने के बाद में उनको बार बार निरीक्षण करने से जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं या जो चीजें हम देखते हैं उसके आधार पे जो बार बार चीजें देखने को मिलती है, उनके आधार पे यदि एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जाए। इसमें ऐसा नहीं कि आपने कल्पना की और एक सिद्धांत बना दिया। इसमें आप जो भी देख रहे हैं, जो आपकी आंखों के सामने है, उन आंखों के सामने वाली चीजें जो बार बार हो रही है, तथ्य आपके सामने आ गए, उन तथ्यों को एकत्रित करने के बाद में उन तथ्यों में जो समानताएं आती है उनके आधार पे आप जो सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो निरीक्षण, आंकड़ों का एकत्रीकरण और उसके बाद में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना, ये आगमनात्मक पद्धति है। विशिष्ट वस्तुओं या विशिष्ट घटनाओं के आधार पे सामान्य नियमों तक पहुंचना, ये आगमनात्मक पद्धति अरस्तु की रही है। मतलब इस तरीके से आप कई डाटा लेते जा रहे हैं और लास्ट में एक निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं, ये आगमनात्मक पद्धति है, वृहद से सूक्ष्म की तरफ। और ऐसे ही प्लेटो की निगमनात्मक थी। उन्होंने सिद्धांत पहले दिया, दार्शनिक राजा का, आदर्श राज्य का सिद्धांत पहले दे दिया और उसके बाद में उस सिद्धांत को फॉलो करवाना शुरू किया, यह कहलाती है निगमनात्मक पद्धति। तो प्लेटो की जो अरस्तु की जो पद्धति है वो आगमनात्मक पद्धति रही है। अरस्तु की दूसरी विशेषता यह रही है कि इसकी पद्धति तुलनात्मक रही है। इसने हमेशा कई डाटा इकट्ठे करके उनकी तुलनाएं की है। जैसे हम देखते हैं कि संविधानों का वर्गीकरण भी किया है, तो उसने अपने समय के 158 देशों के संविधानों को देखा, निरीक्षण किया, पढ़ा, अध्ययन किया, जाना, अवलोकन किया। कई जो पद्धतियां हम आज जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ते हैं वो अरस्तु ने अपने दौर में की और 158 देशों के संविधान के आधार पर उनकी तुलना करने के बाद में उसने कौन सा संविधान श्रेष्ठ है, कौन सा संविधान किसके है, या कौन सा संविधान है वो काम किन परिस्थितियों में है, ये सारी चीजें उसने बनाई है। तो उसकी अध्ययन पद्धति तुलनात्मक रही है, आनुभविक रही है। अनुभवों के आधार पर उसने सिद्धांतों का निर्माण, ऐसा नहीं कि केवल जैसे प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति हम उसे कहते हैं कल्पनात्मक ज्यादा रही है। उसमें कल्पनाएं उसने खूब की है, आइडियल स्टेट ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। और कई बार ऐसा देखा है कि वो कल्पनाओं में इतना अधिक ऊपर उड़ गया कि उसने यथार्थ की जमीन भी छोड़ दी। और यही कारण रहा कि उसके जो सिद्धांत थे वो बाद में जब प्रैक्टिकल जमीन पे उसने उनको स्थापित करने की कोशिश की तो वहां वो सिद्धांत फेल हो गए। फिलोसोफर किंग का सिद्धांत काफी हमने देखा है कि जब उसने एक राजा को शुरू किया, आगे चल के वो सफल नहीं हो पाया। ऐसे ही अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो पर्यवेक्षणीय अध्ययन पद्धति है। उसने पर्यवेक्षण किया है, जाना है उन चीजों को, सुपरविजन जिनको आप कहते हैं, अवलोकन टाइप, उसके आधार पे उसने देखना, उनके आधार पे उन चीजों को उसने अपना जो सिद्धांत उनका निर्माण किया है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति कैसी रही है, तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो ऐतिहासिक, दार्शनिक, काल्पनिक और एक संवाद शैली, जो संवादों के माध्यम से अपनी बात को प्रकट करना, और निगमनात्मक पद्धति रही है। उसी तरीके से यदि हम बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु की जो शैली है, अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो आप बता सकते हैं आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, तुलनात्मक है, पर्यवेक्षणीय है, आनुभाविक और ऐतिहासिक विधि। इतिहास के कई जो अन्य जो विधियां हैं उस समय जो प्रचलित थी उन पद्धतियों को भी अरस्तु ने काम में लिया है। तो इन सारे तरीकों से अरस्तु ने अपने ग्रंथों की रचना की है और अपने सिद्धांतों का निर्माण किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले अरस्तु का जो पहला चैप्टर है कि अरस्तु आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, क्योंकि आधुनिक में फिर अपन और आगे दूसरे उसमें बढ़ जाएंगे मैकियावेली और इनकी तरफ, लेकिन राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को क्यों कहा जाता है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।